अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ओशा 30 आवर्स का लेक्चर नंबर 21 है। और इस टॉपिक का जो नेम है वो है नियर मिस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। आगे चलने से पहले मैं इसमें बताता चलूँ आपको कि इस टॉपिक के अंदर हमारा जो मेन फोकस है वो है कि किस तरह के अनप्लैन्ड, अनवांटेड, अनडिजायर्ड इवेंट्स जो हैं वो किसी भी वर्क प्लेस में हो सकते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि वो क्या क्या है, उनमें क्या डिफरेंसेस है इन अनप्लैन्ड, अनवांटेड इवेंट्स के अंदर, और उसके बाद उनको कैसे रिकॉर्ड या रिपोर्ट किया जाना चाहिए। और इसमें तमाम तर लोगों की जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की में मौजूद हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी, तो उन लोगों ने किस तरह से इसको मैनेज करना है। ठीक है जी। तो आज हमारा तमाम तर जो डिस्कशन है वो नियर मिस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट के टॉपिक के अकॉर्डिंगली चलेगी। अब सबसे पहले, अब इनको रिकॉर्ड करना, इनको रिपोर्ट करना, फिर इन्वेस्टिगेट करना, ये तब पॉसिबल है कि जब आप पहले तो ये देख सकें कि अनप्लैन्ड, अनवांटेड इवेंट है कौन सा, और उसके बाद कि उस अनवांटेड, अनप्लैन्ड इवेंट की नेचर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें फर्दर स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब यहाँ पे नियर मिस इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, तो हमारे पास इसके अंदर जो चीज आ रही है वो सबसे पहला एक्सीडेंट। अब इन सब में एक चीज मैं बताता चलूं, वो कॉमन है। कॉमन क्या है? दीज आर अनडिजायर्ड इवेंट, अनप्लैन्ड इवेंट और अनवांटेड इवेंट। के मतलब ये ऐसे इवेंट्स हैं जितने भी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं जिनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, जिनको कोई भी चाहते हुए नहीं कर रहा, बल्कि अनडिजायर्ड, आपके चाहने के बगैर जो इवेंट्स हो रहे हैं, और ये आपके मुखालिफ में हो रहे हैं, तो उनको हम इसमें कंसिडर करेंगे। तो ये इन सब की एक जो बेसिक नेचर है वो नेचर ये है कि ये अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है और आपके अनप्लैन्ड इवेंट है। तो एक्सीडेंट क्या है? एन अनडिजायर्ड। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सब क्या है? इवेंट्स हैं। Accident, an undesired event or sequence of events causing injury, ill health or property damage। कि कोई भी ऐसा ना चाहते हुए वाकया हो या एक से ज्यादा वाकयात हो जो सबब बने किस चीज का? इंजरी के कॉज का, इल हेल्थ का, या प्रॉपर्टी डैमेज। प्रॉपर्टी डैमेज में क्या होता है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माली नुकसान हो गया है, उसमें मटेरियल हो सकता है, उसमें आपकी कोई बिल्डिंग है वो डैमेज हो गई है। तो ये तमाम तर चीजें एक्सीडेंट के अंदर हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास नियर मिस। नियर मिसेस डिस्क्राइब इंसिडेंट्स और इवेंट्स वेयर गिवन अ स्लाइट शिफ्ट इन टाइम और डिस्टेंस, injury, ill health or damage easily could have occurred but did not this round। इसमें ये बता रहा है कि आपका जो नियर मिस है वो ऐसे अनप्लैन्ड, अनवांटेड इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जिसके अंदर हालात और वाकयात के थोड़े से फर्क से कोई भी जो इवेंट है वो आपका हादसे में, एक्सीडेंट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसको हम नियर मिस बोलेंगे। आम अल्फाज में जो आप नॉर्मली कोई भी छोटा सा वाकया या बड़ा वाकया होता है तो उसमें आप कहते हैं यार बाल बाल बच के, मतलब कि एक वाकया हुआ लेकिन उसमें किसी भी तरह का जानी माली नुकसान, इंजरी, इल हेल्थ नहीं हुई, तो हम उसको नियर मिस कंसिडर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप कंसिडर कर लें कि वो हैमर है। हैमर हथौड़ी ऊपर से आके नीचे लगती है,
लेकिन वो मेरे बिल्कुल पास आके गिर जाती है, मुझसे उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो वो क्या है, वो नियर मिस है। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस चेंज होते, मैं थोड़ा सा परे होता, या जो आपकी हैमर है, हथौड़ी है, वो थोड़ी सी इस तरफ को गिरती, तो फिर ये एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता। ठीक हो गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप एक्सीडेंट से ज्यादा इन नियर मिसेस के ऊपर काम करते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि आइंदा ये नियर मिसेस जो है ये आपके एक्सीडेंट में या इंसिडेंट में कन्वर्ट ना हो। अब आ गया इंसिडेंट। अब पहले तो हमने डिस्कस किया क्या चीज को, एक्सीडेंट, उसके बाद हमने डिस्कस किया नियर मिस को, अब हम डिस्कस करें इंसिडेंट। इंसिडेंट क्या है? एन इंसिडेंट इज एन अनप्लान्ड अनडिजायर्ड इवेंट। मैंने आपको पहले बताया कि इवेंट इनकी बेसिक जो है, वो इवेंट जो है वो इनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक है, लेकिन जो उसकी एडिशनल करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो अनप्लान्ड है, अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है। ठीक है जी। इवेंट दैट हाइंडर्स कंप्लीशन ऑफ अ टास्क एंड मे कॉज इंजरी और अदर डैमेज। एक ऐसा अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट हो जाता है, वाकया जिसके अंदर आपकी जो इंजरी कॉज हो जाती है या कोई और डैमेज हो जाता है, जिसके नतीजे में आप आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वो अब क्या क्या होंगे, इसकी मजीद डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। सबसे पहले इंजरी। अब इंजरी के भी डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहले मेजर इंजरी। दिस इज अ रिपोर्टेबल सीरियस इंजरी एज डिफाइंड बाय स्केड्यूल 1 ऑफ रेडर। Major injuries include fractures other than two fingers and toes, amputation, loss of sight, a burn or a penetrating injury to the eye, and injury or acute illness resulting in unconsciousness, requiring resuscitation or requiring admittance to hospital for more than 24 hours. So इस मेजर इंजरी में क्या है कि ये एक इंतहाई सीरियस इंजरी होगी, जिसके नतीजे में आपकी कोई भी चीज फ्रैक्चर होगी है, आपकी आई के अंदर कोई बड़ा जो है इंजरी होगी है, तो इससे ज्यादा क्या है कि आपको एक दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में रुकना पड़ी है इंजरी की वजह से, तो वो मेजर इंजरी में कंसिडर होगी। यहाँ पर एक यूज हुआ है रेगुलेशन रिडोर, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीजेस एंड डेंजरस अक्रंस रेगुलेशन। तो ये जो था ये 1995 में पहली बार आया था, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है। तो रिडोर का जो रेगुलेशन है जिसके तहत आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है, किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी डेंजरस अक्रेंस को, किसी भी डिजीज को, तो ये आपका पूरा रेगुलेशन है। तो ये रेगुलेशन पहली बार 1995 में आया और अब इसकी जो अपडेटेड वर्जन है वो रिडर 2013 है। नेक्स्ट वी हैव रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरीज। अब रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरीज के ऐसी इंजरीज कि जिसके दौरान आपका वक्त का ज़या हुआ और आपको वो इंजरी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बेशक वो कुछ दिन के लिए या आपके कुछ वक्त के लिए, लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी, वो रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी है। और कुछ लास्ट टाइम इंजरीज ऐसी होती हैं बेसिक फर्स्ट एड के ऊपर। अगला जो हमारा है वो लास्ट टाइम इंजरी क्या है कि जिसमें बेसिक आपकी फर्स्ट एड और इन चीजों की वजह से जल्दी काम निबट जाता है और काम रोकना नहीं पड़ता। अच्छा, रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी क्या कहते हैं? दिस इज reportable under RIDDOR where the person affected is off work or unfit to carry out their normal work as a result of a work-related accident for more than 7 consecutive days, changed from our 3 days in April 2012. That before हमें 7 दिन का था, अब 3 दिन का था, अब 7 दिन का। मतलब ये है कि रिपोर्टेबल लास्ट टाइम इंजरी क्या है कि इंजरी के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि वो उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लेंगे। वो उस तरह की मेजर इंजरी में कन्वर्ट ना हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आपका कुछ वक्त दरकार है
कि आपने उससे बीमार उस इंजरी से जान छुड़ानी है, तो ऐसी इंजरी को रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लॉस्ट टाइम इंजरी, जिसको नॉर्मली LTIs बोला जाता है, where a person is unable to come to work the day, although sometimes after a delay of several days following a workplace injury as a result of a work-related accident, dangerous. तो यहाँ पे क्या है कि लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है कि भाई वक्त का ज़या हुआ कुछ, ठीक है, बाकी इतनी कोई मेजर इंजरी नहीं थी, बिल्कुल माइनर सी थी। कई दफा ये वर्क प्लेस के ऊपर ही क्लियर हो जाती हैं चीजें। नेक्स्ट आता है डेंजरस अकरेंस। डेंजरस अकरेंस क्या है कि मेजर इंजरी, रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी और डेंजरस अकरेंस एक अलग से चीज है। A serious reportable incident as defined under Schedule 2 of RIDDOR, which includes overturning cranes, failure of lifting apparatus, failure of pressure vessels, contact with an uninsulated overhead electric line carrying over 200 volts, or release or escape of a biological agent likely to cause severe human interaction or infection or disease, etc. So basically dangerous occurrence में क्या है कि एक ऐसा सीरियस रिपोर्टेबल इंसिडेंट है जो कि स्केड्यूल 2 ऑफ रिडोर में है कि आपकी कहीं ओवर टर्निंग ऑफ क्रेन, कि क्रेन जो है साइड वे हो गई है, क्रेन जो है टॉप उलट भी गई है या साइड वे गिर गई है, फेलियर ऑफ लिफ्टिंग apparatus के लिफ्टिंग ऑपरेशन हो रहा था उस दौरान कोई चीज गिर गई है, या क्रेन जो है वो और उसका जो लिफ्टिंग आर्म है वो डिसमेंटल हो गया। इस तरह की चीजें जो आएंगी वो सारी की सारी डेंजरस अकरेंस में होती हैं कि जिसके नतीजे में कोई ह्यूमन इन्फेक्शन हो सके, डिजीज हो सके या कोई इंजरी हो सके, तो ऐसे इवेंट को हम डेंजरस अकरेंस का नाम देते हैं। अच्छा, अनइंसुलेटेड इंसुलेटेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप नॉर्मली जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये नहीं कहेंगे कि अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, आप ये बात कह ही नहीं सकते कि सूटेबल और अप्रोप्रिएट हम इक्विपमेंट यूज करें इलेक्ट्रिकल के, उससे कोई मसला ना हो। हमेशा वर्ड यूज किया जाता है इंसुलेटेड। इलेक्ट्रिकल के लिए जब भी वर्ड आप ये यूज करना चाहते हैं कि हम मुनासिब या अप्रोप्रिएट कोई टूल यूज करें, तो उस टूल के लिए वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का जब भी बात आएगी तो उसमें इंसुलेटेड का वर्ड यूज होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आता है रिपोर्टेबल डिजीज। अब रिपोर्टेबल डिजीज क्या है? वन ऑफ द लिस्टेड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज as defined under Schedule 3 of RIDDOR, reportable को पता है कि एक ऐसी लॉन्ग टर्म फर्क है। डिजीज वो है जो आपकी बीमारी प्रोलॉन्ग करेगी ज्यादा टाइम के लिए, और इल हेल्थ में क्या होता है कि आपकी कम वक्त के लिए एक ऐसी सिचुएशन आपकी बॉडी के साथ या आपकी सेहत के साथ होगी, हेल्थ के साथ होगी है, जो कम टाइम के लिए, जैसे फीवर का हो जाए, वो जो उसको स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, मतलब कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आए, जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो इस तरह के डायग्नोसिंग करे और उसके नतीजे में वर्कर्स को रेस्ट या इस तरह की कोई भी चीज
सजेस्ट कर सके या वर्कर को इस तरह की कोई भी चीज प्रिस्क्राइब कर सके। देन वर्क रिलेटेड इल हेल्थ वेयर अ पर्सन सफर्स इलनेस और एन एग्जिस्टिंग कंडीशन is made significantly worse directly as a result of a work related activity. Often ill health is multi-causal and in such cases it should only be considered work related where the condition of the work activity to its causation is deemed to be 50% or more. वर्क रिलेटेड इल हेल्थ क्या है कि आपका कोई भी वर्कर इल हेल्थ हो गया, फीवर है उसको, उसको डायरिया है, इस तरह की कोई भी कंडीशन उसकी पैदा हो गई है कि वो काम करने में काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता और उसकी वजह से उसको 1 2 3 जो है वो मुख्तलिफ स्मॉल इलनेस भी है, तो ऐसी सूरत में उसकी कंट्रीब्यूशन टू वर्क जो है वो कम हो रही है, तो ऐसी सूरत में उसको लीव दे दी जाएगी और ऐसी कंडीशन को वर्क रिलेटेड इल हेल्थ बोला जाएगा। अब ये वर्क रिलेटेड इल हेल्थ का मतलब ये है कि ये कंडीशन जो है ये क्रिएट हुई है वर्क प्लेस पे एक्टिविटी करने की वजह से। ठीक है जी। लॉस्ट टाइम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ वे वर्क रिलेटेड इल हेल्थ रिजल्ट इन 1 or more days ऑफ वर्क। अब ये जब रिलेटेड इल हेल्थ आएगा तो ऐसी सूरत में क्या है, पहले हमने पढ़ा लॉस्ट टाइम इंजरी की बात हो रही थी, अब बात हो रही है लॉस्ट टाइम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ कि इसकी वजह से जो इंडिविजुअल इलनेस की वजह से ऑफ पे चला जाएगा तो वो लॉस्ट टाइम वर्क रिलेटेड इल हेल्थ में कंसीडर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रिस्क। रिस्क को नॉर्मली रिस्क को हर बंदा जो हेल्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पे से रिलेटेड है उसको इसके बारे में बड़ी डिटेल में पता होगा और ऑलरेडी इस कोर्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसके अलावा तमाम तर कोर्सेज में मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं गो थ्रू करूंगा और इसमें से आगे चलेंगे। देन रिस्क है बेसिकली लाइवलीहुड एंड कंसिक्वेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब कि कुछ होने के इम्कानात का उसके नताइज के साथ जो जोड़ है, जो रब्त है, जो ताल्लुक है, उसको हम रिस्क का नाम देते हैं। रिस्क कंट्रोल मेजर तो ऐसे रिस्क जिनसे हमें कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट नियर मिस ये चीजें हो रही होने का इम्कान है, तो हम उनके होने से पहले जो प्रिकॉशन लेके उनको रोकते हैं या उस लेवल तक ले आते हैं कि वो कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो उसको हम एक्शंस करेंगे, जो हमारी अरेंजमेंट्स होंगी, वो सारी रिस्क कंट्रोल मेजर्स में कंसिडर होंगी। अब वर्ड यूज हुआ कंसीक्वेंस, तो याद रखिएगा एक एक चीज होती है रिजल्ट, आउटकम। ठीक है, आपके कोई भी वाकया हुआ, आपकी कोई एक एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो एक आउटकम आ गया, लेकिन आप मेक श्योर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि अब एक रोड एक्सीडेंट से वापस आते हैं, हम वर्क प्लेस की बात करते हैं। अब एक स्कैफोल्ड कोलैप्स हो गया वर्क प्लेस के ऊपर। कोलैप्स होने की सूरत में क्या है कि आप मैं कोई भी ये श्योर नहीं है, कोलैप्स होना ये रिस्क है, ये लाइक्लीहुड है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। वो अब हो गया है तो उसके नतीजे में एक आउटकम नहीं है कि सब के सब मर जाएंगे, ये सब के सर फटेंगे, ये सब के सब की टांगे टूटेंगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या है कि उधर मुख्तलिफ है, किसी की नी इंजरी हो सकती है, किसी की एल्बो इंजरी हो सकती है, किसी की टेनिस एल्बो इंजरी हो सकती है, किसी की हेड इंजरी हो सकती है, किसी की डेथ हो सकती है। ये जो नंबर ऑफ सॉरी ये जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, ये जो एक से ज्यादा आउटकम्स हैं जो हो सकते हैं, इसको हम कंसीक्वेंस का नाम देते हैं। नेक्स्ट इज फैटल। फैटल बोलते हैं वर्क रिलेटेड death, major injury, ill health including fractures other than fingers or toes, amputations, loss of sight, a burn or penetrating injury to the eye, any injury or acute illness resulting in unconsciousness and requiring resuscitation or requiring admittance to hospital for more than 24 hours. Basically fatal होता है जानलेवा, ठीक है, इस हद तक खतरनाक कि जिससे मौत वाक़ हो जाए।
नॉर्मली इसमें तो हाई रिस्क मेजर इंजरीज को भी कंसीडर किया गया है, लेकिन नॉर्मली जब भी फेटल की बात होगी तो इसका मतलब यही होगा कि यहाँ पर मौत वाक़या होने का इम्कान है या जानलेवा जब चीजें होती हैं तो तब हम फेटल का वर्ड यूज करेंगे। Serious injury ill health where the person affected is unfit to carry out his or her normal work for more than 3 consecutive days। तो हम सीरियस इंजरी इल हेल्थ तब कंसिडर करेंगे जब वो कंसेक्यूटिव 3 डेज से ज्यादा नॉर्मल वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं है। माइनर इंजरी ऑल अदर इंजरीज वेयर द इंजर्ड पर्सन अनफिट फॉर हिज नॉर्मल वर्क फॉर लेस देन 3 डेज। व्हेन जब 3 दिन से कम वो इंजर्ड काम पे नहीं आ सका और इंजर्ड हुआ तो माइनर इंजरी हो गई। डैमेज ओनली damage to property, equipment, the environment or production losses. This guidance can only deal with events that have the potential to cause harm to people। Damage only में क्या है कि property damage, equipment damage, environment या production loss हो गया, लेकिन उसने अभी लोगों को potentially फिजिकल हार्म, इलनेस या इंजरी जो है वो नहीं किया, तो उसको हम डैमेज ओनली में कंसिडर करेंगे। अब ये जो लाइक्लीहुड है आप किसी भी चीज के ऊपर कंसिडर करते हैं तो वो अब कैसे हो सकती है। सर्टेन इट विल हैपन अगेन एंड सून। सर्टेन में क्या है कि ये आपकी होगी और जल्दी जल्दी, मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो होने की जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज होगी। likely it will occur but not as an everyday event। likely में क्या होने के इम्कान है होगी, लेकिन इतनी मतवातर नहीं होगी, इतनी बार बार नहीं होगी। पॉसिबल इट में अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी कभी मुमकिन है हो जाए। अनलाइकली इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन अगेन इन द फॉरसिबल फ्यूचर। मतलब कि हो गया, पहली तो बात है होना नहीं है, लाइक्लीहुड ये है कि कोई ऐसा एक्सीडेंट इवेंट नहीं होगा, लेकिन अगर हो गया तो उस जैसा दोबारा बहुत टाइम के बाद होगा। रेयर सो अनलाइकली दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैपन अगेन, कि कभी हो गया लेकिन दोबारा कभी ना होने की सकत रखता हो तो वो रेयर में कंसिडर करेगा आपका। अब जी जिस तरह मैंने आपको बताया द रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज डिजीजेस एंड डेंजरस सेक्टर्स रेगुलेशन 2013 रेड ऑन, और इससे पहले मैं आपको जिस तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये कंसीडर होता था 1995 के नाम से। रिस्क कंट्रोल मेजर्स आर द वर्कप्लेस प्रिकॉशंस पुट इन प्लेस टू रिड्यूस द रिस्क टू टॉलरेबल लेवल। कि हम रिस्क कंट्रोल मेजर्स प्रिकॉशंस लेते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, और उन प्रिकॉशंस का मकसद क्या है, मतलब क्या है। तो उन प्रिकॉशंस का मकसद ये है, उनका जो मेन मतलब है कि किस पर्पस के लिए वो किए जा रहे हैं, कि किसी भी रिस्क को कंट्रोल करके आप लो लेवल पे ले आए, ऐसा लेवल जिसमें आप उस रिस्क को टॉलरेट कर सकें। देन रूट कॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। दो तरह की कॉजेज है। हम अगर इसको ज्यादा डेप्थ में जाएं, मैं इसको बजाय इसके रीड आउट करने के, मैं इन कॉजेज को चाहूंगा कि मैं इनको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। अब बेसिकली कॉजेज जो हैं वो नॉर्मल हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज। और इतनी बात करके इमीडिएट वो कॉज जो फौरी तौर पर हो गया, और जो आपका अंडरलाइन कॉज है जिसमें आपको कुछ क्या रिक्वायर्ड है, आपको वक्त रिक्वायर्ड है, कि जिसके अंदर आपने फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, तो उसको हम कंसिडर करेंगे इसके अंदर। अब मजीद इसके अंदर में रूट कॉज आ जाता है। अब रूट कॉज को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि हमेशा रूट कॉज को लेके चले जाते हैं किसके अंदर, अंडरलाइन कॉज के अंदर, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो 3 तरह की कॉज जो है उनमें मैं बात करूंगा। सबसे पहले आती है हमारे पास इमीडिएट कॉज के। अब इसको एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। देखें कि
मैं एक रूम में, एक वर्क प्लेस के ऊपर एक रूम में दाखिल होता हूँ। मैं उस रूम में दाखिल होता हूँ, मैं स्पीडी था, मैं आया, रूम में डार्कनेस थी, रूम के सेंटर में कोई मटेरियल पड़ा हुआ था, ठीक है, सेंटर में, जहाँ पे आप उसको पाथवे कह सकते हैं कि रूट में, मेरे चलने के रूट में कोई इक्विपमेंट मटेरियल हाउसकीपिंग वाले छोड़ के चले गए, मैं उससे टकराया, गिर गया। अब इमीडिएट कॉज क्या सामने आया कि मैं तेजी से दाखिल हुआ और किसी चीज से टकरा गया, ये इमीडिएट कॉज है। अंडरलाइन कॉज ये है कि मेरे रास्ते में कोई इक्विपमेंट हाउसकीपिंग वालों ने रख दिया था, या उन्होंने हाउसकीपिंग सफाई सुथराई करके अपनी जगह पे वापस नहीं रखा, तो वो आपका उधर आ गया था। तो ये हो गया अंडरलाइन कॉज। अब इन सारी बातों का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज जो है वो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि मेरी प्रॉपर एक सिस्टम के तहत अगर ट्रेनिंग होती, या एक प्रॉपर सिस्टम के तहत मेरी टीबीटी चल रही होती, या मुझे पता होता, तो मैं एक कम रफ्तार के साथ एक रूम में दाखिल होता, तरीके से पहले लाइट ऑन करता। ये जो मैंने वहां पर जल्दी दिखाई है, वो वो क्या है, वो मेरी ट्रेनिंग का पार्ट था कि मुझे देख के चीजें करनी चाहिए थी। फिर ये रूट कॉज आया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपका डिपार्टमेंट है हाउसकीपिंग का, उसकी भी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती, वो उस इक्विपमेंट को, उस मटेरियल को उठा के किसी साइट पे रखता, या जिस जगह से उन्होंने उठाया वो वहां पे रखते। तो ये इस तरह से 3 डिफरेंट तरह के कॉजेज होते हैं। इनमें याद रखिएगा, आप इमीडिएट कॉज भी खत्म कर दें, हत्ता कि अंडरलाइन कॉज भी खत्म कर दें, बावजूद इसके एक्सीडेंट्स होते रहेंगे जब तक कि आप रूट कॉज को खत्म नहीं करते। ठीक हो गया? नियर मिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नियर मिस हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखते हैं हाउ डू नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंट। अब वो बात कर रहा है कि रेडॉर हमें बता रहा है कि भाई रिपोर्टिंग करो। अब वो नियर मिस की भी बताता है रिपोर्टिंग करो हर चीज की। अब मैंने आपको जैसे बताया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके जो नियर मिस हैं वो एड्रेस हों। जब वो एड्रेस होंगे तो फ्यूचर एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट की रेशियो जो है वो गिरना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया जी? मैनी सेफ्टी एक्टिविटीज आर रिएक्टिव एंड नॉट प्रोएक्टिव। हाँ, आपको ये भी मालूम है कि सेफ्टी एक्टिविटीज जो है वो रिएक्टिव भी होती हैं और प्रोएक्टिव भी होती हैं। प्रोएक्टिव एक्टिव को ही प्रोएक्टिव भी कहा जाता है। प्रोएक्टिव वो है कि जो हालात और वाकयात के रोनुमा होने से पहले आपके इकदामात हैं वो सारे के सारे प्रो एक्टिविटी में, प्रोएक्टिव या एक्टिव एक्टिविटीज में कंसिडर होंगे। और जब हादसात और वाकयात होने के बाद आपके इकदामात हैं, वो तमाम तर चीजें रीएक्टिव मॉनिटरिंग में, रीएक्टिव एक्टिविटीज में आप कंसिडर करेंगे। एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस वेट फॉर लॉसेस टू अकर बिफोर taking steps to prevent reoccurrence. Near miss incidents often precede loss producing events but may be overlooked as there was no harm, no injury, damage or loss. अब इसमें वो यही बात कह रहा है कि बहुत दफा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है लॉस तक वेट करती हैं, अदरवाइज जाने देती हैं काम को। और नियर मिस इंसिडेंट में इशू ये आता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको ओवरलुक करती हैं। क्यों? क्योंकि कोई नुकसान नहीं हुआ होता, तो बस वो उसको उसी तरह कैरी ऑन कर लेती हैं। An organization may not have a reporting culture where employees are encouraged to report these close calls. Okay, है तो ये क्लोज कॉल, वेरी क्लोज थी, बाल बाल बचे हैं, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के पास रिपोर्टिंग कल्चर ही नहीं होता और वो इनकरेज ही नहीं करते कि इन रिपोर्ट कॉल्स को, क्लोज कॉल्स को रिपोर्ट किया जाए। Thus, many opportunities to prevent the incidents are lost. History has shown repeatedly that most loss-producing events, incidents, both serious and catastrophic, serious बहुत ज्यादा जो शदीद नौयत के हैं, कैटास्ट्रॉफिक उनको बोलते हैं जो
कोलैप्स कर जाए, जिनमें अमवात वाकया हो जाए, सिस्टम दरम बरम हो जाए। अगर इंसान है तो उनकी अमवात हो जाए, और सिस्टम है तो वो पूरी तरह तबाह हो जाए। Were preceded by warnings or near miss incidents. Recognizing and reporting near miss incidents can significantly improve worker safety and enhance an organization's safety culture. तो इससे क्या होगा कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और रिपोर्टिंग अगर नियर मिसेस की जाए तो बड़े पैमाने पर वर्कर सेफ्टी इंप्रूव होगी, और ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी कल्चर है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। Why record ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये वैसे भी जो वर्ड रिकॉर्ड आता है तो इसका मतलब यही होता है कि आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में चीजों को अपने पास एज एन एविडेंस रखें, ठीक है, उनको उनको रिकॉर्ड करें, उन पेपर ले हैं, ठीक है। तो इससे कंसीडर रिकॉर्डिंग से यही कंसीडर किया जाएगा, और रिपोर्टिंग से मुराद यही है कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया चाहिए। रिपोर्टिंग एक्सीडेंट, ill health at work is a requirement under the rid or places a legal duty. Legal duty means that there is a responsibility, टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के ऊपर वो जिम्मेदार ठहरा रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स को, और लोग जो उस किसी भी प्रेमिसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। दिस रिस्पॉन्सिबल पर्सन मस्ट record and report certain incidents, diseases, and dangerous occurrences involving employees, self-employed workers, and members of the public. मतलब इनको responsible इस sense में किया है, they are responsible to report and act. The information provided through recording and reporting enables the enforcing authorities, either health and safety अथॉरिटी ऊपर डिसीजन ले कि व्हाट टाइप ऑफ वो एक्शंस लेना चाहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लॉ या जिन लोगों के ऐसे एक्सीडेंट्स हुए। This information, authorities are able to help and provide advice on how to reduce injury and ill health in the workplace. Such surveillance निगहदाश्त, किसी को अपनी निगाह के अंदर रखना, उसके ऊपर फोकस्ड एक नजर रखना। Surveillance data can also be used to put forward an evidence-based rationale for the introduction of new legislation and our guidance. Near misses, although not part of the legal duties mentioned above, it is also good practice to record non-reportable near miss incidents, workplace accidents, and occurrences where none has actually been heard or become ill, but where the consequences could have been serious for workers. तो वो कहता है भाई इन सब में इंपॉर्टेंट है कि नियर मिस के ऊपर बहुत फोकस किया जाए। ऑल दो कि उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपने अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए उनका रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना बहुत ही लाजिम है। In this way, it is possible to learn from such incidents so that workers are protected from harm. Using the old adage, prevention is better than cure. तो वो कहता है कि पुरानी जो कहावत, जो पुरानी सेइंग है कि अगर आप किसी चीज से बचाव कर लें, ठीक है, तो वो उसको हील अप केयर करने, उसकी मेडिकेशन करने से बेहतर है कि प्रिवेंशन, बचाव किया जाए किसी भी चीज का। द कॉजेज ऑफ एडवर्स इवेंट्स, द कॉजेज ऑफ एडवर्स इवेंट के ये ऐसे हालात और वाकयात, ऐसे मुखालिफ इवेंट्स क्यों होते हैं, या ऐसे बुरे इवेंट्स क्यों होते हैं जिनके नतीजे में नुकसान होता है। एडवर्स इवेंट्स हैव बीन कॉजेज
what may appear to be bad luck begin in the wrong place at the wrong time can on analysis be seen as a chain of failures and errors that lead almost inevitably to the adverse event. This is often known as domino effect. These causes can be classified as immediate causes, underlying causes, root causes. जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, to prevent adverse events you need to provide effective risk control measures which address the immediate underlying and root causes. मैं यहाँ पे आपको यही बात जो है वो डिस्कस कर रहा था कि इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो एडवर्स इवेंट के जो कॉजेज हैं वो क्या है, तो वो मैंने किस तरह आपको बताया कि वो हमारे पास कितनी तरह से हैं, वो हमारे पास 3 तरह से मौजूद हैं जो बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किए, इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज और रूट कॉज की शक्ल में। व्हाई इन्वेस्टिगेट, हमें क्या जरूरत है, हम क्यों एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। इवन जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कल्चर पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, वहां पे बराबर नियर मिसेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। There are hazards in all workplaces. Risk control measures are put in place to reduce the risk to an acceptable level to prevent accident and cases of ill health. कि पहला पर्पस ये है कि इन्वेस्टिगेट करने का कि जितने भी हैजर्ड्स वर्कप्लेस में मौजूद हैं, रिस्क कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया जाए और उन वर्कप्लेसेस को इस हद तक सेफ एंड सिक्योर किया जाए कि वहां पे एक्सीडेंट और इल हेल्थ ना हो. The fact that an adverse event has occurred suggests that the existing risk control measure were inadequate. तो उससे हमें ये भी पता चलता है कि कई दफा रिस्क कंट्रोल मेजर्स हमने अप्लाई किए हैं, एक एक्सीडेंट के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन से हमें ये चीज सामने आ सकती है कि हमने जो कंट्रोल मेजर्स ऑलरेडी अप्लाई किए हैं वो कंट्रोल मेजर्स वर्किंग में है, स्टिल वो अप्रोप्रिएट है, स्टिल उनकी एडिक्वेसी है या के नहीं है. लर्निंग लेसन्स फ्रॉम नियर मिसेस कैन प्रिवेंट कॉस्टली एक्सीडेंट. दिस क्लब ham junction rail crash and the Harland of Free Enterprise ferry capsize were both examples of situations where management had failed to recognize and act on previous failing in the system. You need to investigate adverse events for a number of reasons. ये जी एग्जांपल दी है इसने जंक्शन रेल की क्रैश जो हुआ था कि आपके जब एक बार चीज बच गई है, नियर मिस हो गया, आपकी बचत हो गई है, तो देन ये इन्वेस्टिगेशन जब हुई तो इसके नतीजे में जो कंट्रोल में ये सामने आए, जो वजूहात सामने आएंगी, देन उनके नतीजे में जो कंट्रोल में डेवलप होंगे, अगर वो डेवलप कर लिए जाएं तो मजीद नियर मिसेस एक्सीडेंट से बचा जा सकता है. अब एक्सीडेंट बुक्स देखें जी, विद रिस्पेक्ट टू रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सीडेंट, ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सीडेंट की रिकॉर्ड कीपिंग या रिपोर्टिंग के लिए, रिपोर्टिंग तो बात की बात है, लेकिन रिकॉर्डिंग की जहां तक बात है तो मिनिमम स्टैंडर्ड ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सीडेंट बुक होनी चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर कंपनी में, जिसमें किसी भी नौयत का एक्सीडेंट जो है वो उसको लिखा जाए, उसको दर्ज किया जाए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए. ऑल एक्सीडेंट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड in the company's accident books. These accident books will be reviewed regularly by senior management to ascertain the nature of incidents which have occurred in the workplace. This review will be in addition to an individual investigation of the circumstances surrounding each incident. All near misses must be reported to the safety manager as soon as possible so that action can be taken to investigate the causes and to prevent reoccurrence. अब बात इसने एक्सीडेंट बुक्स की, लेकिन इसने दोनों चीजें कवर कर ली, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग. रिकॉर्डिंग वो कर लेंगे, सीनियर मैनेजमेंट देखती रहेगी, उन नेचर ऑफ इंसिडेंट्स उनकी फाइंड आउट करेगी, उनको रिव्यू करेगी और जो भी चीजें उससे रेलेवेंट है वो एक्शंस लेती रहेगी. और उसके बाद किसी भी तरह का नियर मिस है, एक्सीडेंट है, ये नियर मिस पे देखें ज्यादा फोकस है
एक्सीडेंट का भी ऐसे ही होता है, लेकिन नियर मिस पे ज्यादा फोकस इसलिए है कि नेक्स्ट टाइम वो एक्सीडेंट में अगर कन्वर्ट हो गया तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। आपकी बार उसने हमें एक वार्निंग दी है। आगे आता है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। आप रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स कैसे होते हैं कि आपने एक्सीडेंट्स को, किसी भी अनप्लान्ड अनवांटेड इवेंट को रिपोर्ट करना है। एम्प्लॉयज, ऑल एक्सीडेंट्स मस्ट बी एंटर्ड इन द appropriate accident book either by the injured person or if this is not practical someone else present at the time। तो अगर वो नहीं कर सकता जिसके साथ पेश आए क्योंकि वही ज्यादा बेहतर, अदरवाइज जो भी वहां पे लाइन मैनेजर, जो भी इवन अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल को वहां पे ये अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, तो वो वहां पर एंटर करेगा। एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म part 1 only is only to be completed by the same person who should then give the form to the immediate supervisor of the injured person। तो ये एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म बनेगा जो आपका कंप्लीटेड बाय द सेम पर्सन है, और फिर उसके बाद वो इमीडिएट सुपरवाइजर को उसका बतलाएगा। द इमीडिएट सुपरवाइजर मस्ट देन, अब उसके पास चीजें आ गई हैं, रिपोर्ट भी हो गया, रिकॉर्ड भी हो गया, अब कुछ तो वो भी करेगा इमीडिएट सुपरवाइजर या सेफ्टी मैनेजर जो भी वहां पर मौजूद है। नोट दैट द एक्सीडेंट हैज अकर्ड, ensure that the accident book has been correctly and fully completed, immediate pass the accident report form to the safety manager, enter on clock card or other such information to the wages department the words injured at work। so वो ये सारी चीजें बताएगा उस हवाले से, ताकि ये चीजें हर डिपार्टमेंट में वेजेस और तमाम जगहों पर पहुंच जाएं। ये इमीडिएट सुपरवाइजर जो मौजूद होगा उसके करने का वहां पर काम है। द सेफ्टी मैनेजर विल देन, अब सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा? ensure that where applicable the requirements of reporting of injury diseases and as a regulation 95 और 2013 नोट्स उस टाइम से पहले के। तो अब उसमें क्या है कि उसके अकॉर्डिंगली वो रिक्वायरमेंट जो है रिपोर्टिंग की वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। कंप्लीट पार्ट 2 ऑफ द कंपनी एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म के अंदर सेक्शंस होते हैं, ठीक है जी। पहला सेक्शन सुपरवाइजर फिल आउट करके दे देता है, और दूसरे के ऊपर जो फाइंडिंग्स, जो चीजें मैनेजर के पास आती हैं पार्ट 2, वो फिल करता है। Recording the findings of the subsequent investigation, discuss the accident and the contributory factors with the departmental head कि उसने जो फाइंडिंग्स लाई जो सुपरवाइजर से मिली, देन उसके पास जो आई हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन टीम मौजूद थी उसकी जो फाइंडिंग्स है वो उन तमाम तर को लेके सेफ्टी डिपार्टमेंट, सेफ्टी डायरेक्टर, सेफ्टी एडवाइज, जो भी ऊपर हेड है उससे वो उनको डिस्कस करेगा। Report findings to the director responsible for health and safety, and if necessary investigate any disciplinary proceedings। the word is investigate, कि वहां पे कोई अगर discipline wise issues है तो वहां पे वो action ले। ensure the accounts department has been informed that the accident occurred to enable their procedures to be implemented। अगर उनको कहीं पे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज की वजह से आए और कहीं पे उनको पे करना है, रिबेट्स देने हैं, कोई भी ऐसी चीज देनी है या कहीं पे किसी के डिडक्ट करने हैं, ऐसी सूरत में उनको पता हो। द डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी विल देन ensure so far as reasonably practicable that proper action is taken to help prevent the accident being repeated। तो वो उसको जो है वो देखेगा कि जितना रीजनेबली प्रैक्टिकेबल चीजें थी वो स्टेप्स लिए गए हैं और उन स्टेप्स के नतीजे में जो है दोबारा ऐसे वाकयात से बचा जा सके। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, विजिटर, कंट्रैक्टर्स। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं वो तो ऐसे नियर मिस इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, वो तो बात कर सकते हैं, वो रिपोर्ट कर सकते हैं, वो तमाम तर काम कर सकते हैं। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विजिटर्स भी होते हैं, कंट्रैक्टर्स भी होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम उसको स्टडी करेंगे कि भाई वो हम देखेंगे कि उनके पास क्या मीन्स हैं या वो किस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं चीजें को। Any non-employee who experiences an accident or near miss incident whilst on the premises must report the incident immediately to the person responsible for his or her premises on site। ये आपको मालूम होगा कि कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो विजिटर है या कंट्रैक्टर है,
उसके लिए भी प्रॉपर वहां पर प्रोसीजर होता है, और उसको एक ऐसी वर्क प्लेस में जहाँ पे इंसिडेंट एक्सीडेंट को कोई भी हो तो वहां पर उसको एक गाइडेंस दी जाती है। उसके अलावा वहां पर उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि उसने क्या क्या स्टेप लेने हैं उधर वर्क प्लेस में दाखिल होने के लिए, और उसको जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन या इस तरह के लोग होते हैं उनके बारे में बता दिया जाता है। इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इज नॉट अवेलेबल, द विजिटर कंट्रैक्टर मस्ट ऑब्टेन द असिस्टेंस ऑफ अ responsible person to ensure that the company procedure is adhered to। देखिए, पहली तो बात वो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताएंगे, अगर वो नहीं है तो फिर जो कंपनी पॉलिसी है उसके तहत वो इन्फॉर्म करेंगे। ऑल इंजरीज मस्ट बी रिपोर्टेड इन द एक्सीडेंट बुक, हाउएवर माइनर मेजर, मैंने आपको पहले बताया इवन नियर मिस, आप हर चीज उसमें तहरीर कर रहे हैं। विजिटर्स एंड कंट्रैक्टर्स हु आर अनएबल टू एंटर देयर अकाउंट into the book must arrange for another person to take an entry on their behalf. Visitors and contractors should also notify their own employer where applicable। अगर कंट्रैक्टर हैं वो अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे, विजिटर्स जो है अगर एम्प्लॉयर है तो उन्हें भी इन्फॉर्म करेंगे। और ये वो सी एक्सीडेंट बुक का कह रहा है कि अगर उनको प्रॉपर एंट्रीज उसकी डिटेल्स, ये डिटेल्स तो मालूम होगी लेकिन नहीं तो वो उसमें किसी की हेल्प लें और उसको फिल आउट करें। द कंपनी टेक्स द रिस्पांसिबिलिटी फॉर नोटिफाइंग reportable accident under the reporting of injuries, diseases and dangerous regulation 1995 जो कि अपडेट हुआ है 2013। therefore the company safety manager must be informed immediately। अब आ गया जी हमारे पास रिपोर्टिंग प्रोसीजर डैमेज था। अब इन सूरतों में तो कोई डैमेज हुआ है, मतलब एक्सीडेंट इंसिडेंट कोई डैमेज हो गया या कोई चीज चोरी हो गया, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे। ऑल एक्सीडेंट इंसिडेंट विल रिजल्ट इन द लॉस और डैमेज ऑफ अ प्लांट equipment or vehicles but not necessarily personal injury must be recorded on the damage or loss report form। देखिए कि पहले क्या है, पहले आपकी रिपोर्ट थी, एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म था, इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो है आपका डैमेज और लॉस रिपोर्ट फॉर्म, और उसको उसी तरह से पास फॉर्म किया जाएगा। पहला सेक्शन भर के सेफ्टी मैनेजर को विदाउट डिले, फिर वो उसको कंप्लीट करेगा सेकंड, और देन वो सेम स्टेप्स फॉलो करेगा जैसे कि वो आपके जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट रिपोर्ट फॉर्म के साथ कर रहा था। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, अब ये जो SSOWs हैं ये आपके कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। किस लिए डेवलप किए जाते हैं या कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, जब नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, तो उनकी फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए उनके इमीडिएट कॉजेस को, उनके अंडरलाइन कॉजेस को, उसकी रूट कॉजेस को सामने रखते हुए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किए जाते हैं। All incidents and near miss incidents must be reported, however minor. To achieve this, the following procedures should be adopted. Number one, ensure the appropriate report form is completed and forwarded to the safety manager कि वो accident report form है या damage और loss report form है तो वो appropriately submit हो। Obtain treatment for any injury from a first aider or the local hospital। Ensure that the area is made safe and poses no risk to other personnel कि अगर एक आप इंजरी होगी है तो मेक श्योर किया जाए कि वहां पर दोबारा इस तरह का वाकया ना हो कि जो लोग वहां पे हेल्प करने के लिए फर्स्ट एडर्स हैं, फायर फाइटर्स हैं या इस तरह के जितने भी रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनमें से कोई मुतासर ना हो जाए। Enter details in the accident book, inform the injured person's manager or responsible person of आएंगे। तो ये था हमारा जी और इंसिडेंट। तो इस सीरीज के अगले लेक्चर्स में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय, थैंक यू।